Hello everyone. I hope all of you are doing good. So once again, you already know that few days back we got a result of engineering services और बहुत सारे बच्चों ने उसमें क्वालिफाई किया. उनमें से हमारे पास में आज अवेलेबल है सत्यम who got a very nice rank 51 ऑल इंडिया रैंक इन सिविल इंजीनियरिंग और हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे और ये इंटरेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इसमें हम सारी बात करेंगे उनके प्रिपरेशन की जर्नी की और साथ में क्योंकि एक खास बात बता दूं just I met him before interview and he was very his attitude was very positive and he simply asked few questions and we have guided him for that और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के अलावा सत्यम से जो खास तौर से बच्चों को मिलने वाला है दैट विल बी द फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव साइड. सो लेट अस स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल शुड कॉन्ग्रेचुलेट सत्यम टू अचीव दिस रैंक 51. तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, यू जस्ट टेल अस ब्रीफली अबाउट योर जर्नी ऑफ द प्रिपरेशन. सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर से किया था इन ईयर 2019. आफ्टर दैट मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T में कुछ दिन काम किया. देन फिर मेरा एस्पिरेशन था कि मुझे ESC करनी है. देन आई लेफ्ट एंड आई जॉइंड ESC आईएएस मास्टर ऑन Feb 2020. अच्छा. बिकॉज ऑफ कोविड जस्ट एक महीने बाद तो फिर डायनामिक्स बिल्कुल बदल गए. एवरीथिंग वाज शट डाउन, कुछ भी चल नहीं रहा था. सो फिर सब ट्रांजिशन फेज में थे. एवरीथिंग वाज इन ट्रांजिशन फेज इवन आईएएस मास्टर. तो मैं घर पे था तो मैं घर चला गया. तो उस टाइम पे मेरे पास मटेरियल्स उतने अवेलेबल नहीं थे. ओके. सो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स उठा लिए जो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर्स ने रिकमेंड करते थे अलॉन्ग विद द आईएएस मास्टर हैंड रिटन नोट्स एंड द पैकेज that they provide. उनसे फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी पूरी. और 2021 में भी मैंने प्री दिया. मींस क्लियर नहीं हुआ. फिर 2022 में भी दिया था. बट दिस अटेम्प्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस टू. कि पहले 2 अटेम्प्ट में मैं किस्मत पे ज़्यादा चीज़ें मर देता था. जैसे 2022 में मैंने तैयारी की तो उस टाइम पे कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे स्टील के, कुछ नहीं आते थे. कभी किसी साल आए नहीं तो मैं वो पढ़ के नहीं जाता था. ओके. तो पर मैं जब एग्ज़ाम दे के निकला तो फिर मैं बोलता यार किस्मत ही ख़राब है यार, ये जो पढ़ते हैं वो आता ही नहीं है. पर इस साल था कि पूरी जो जितना हो सकता है स्टैंडर्ड बुक्स में जितने एग्जाम्पल्स हैं अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज़ आईएएस मास्टर की मैंने ज्वाइन की उसे अच्छे से दिया. और यहाँ पे जो डाउट क्लियरिंग सेशन राकेश अनुराग सर हो गए, फिर धीरेन्द्र सर, कंचन सर, सराब और घनश्याम सर, इन्होंने काफ़ी हेल्प की. सो इससे मेरा डाउट भी क्लियर होते चला. सो मीन्स यू वांट टू से कि जो फैकल्टी का डाउट सेशन क्लियरेंस वाला टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा, इजंट इट? हाँ सर, पहली बात तो सर बहुत कम ही अवेलेबल रहते हैं वो, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस होते हैं. सो आपको आना पड़ेगा. आपको हर बार मैं बहुत बार आता था तो मिलते नहीं थे, फिर भी मैं आता था क्योंकि मेरा डाउट ही था कि वो जब तक क्लियर ना हो तो फिर मुझे मतलब यू आर एक्चुअली स्ट्राइविंग फॉर योर बेस्ट. यस सर. एंड फॉर दैट यू आर नॉट सेइंग कि भाई क्या कितना मुझे 1-2 बार अगर आना पड़ रहा है नो प्रॉब्लम बट आई शुड गो थ्रू इट, इजंट इट? तो ये एक्चुअली पॉजिटिव अप्रोच होता है. नॉट ओनली इन द प्रिपरेशन. आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रहा, हो सकता है आप कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रहा है या न्यूमेरिकल को अप्रोच करने में प्रॉब्लम हो रहा है. सो दैट इज द ओनली बेस्ट ऑप्शन. सी, एक तो हो सकता है कि आपके पास में आपका एक ग्रुप सर्कल हो स्टूडेंट्स का जहां आप अपने से आप थोड़ा सा चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हैं. उसके अलावा अगर वहां से भी ठीक नहीं होता है देन अदर ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स इज द फैकल्टी. तो फिर आप पता करते फैकल्टी की क्लासेस के हिसाब से. फिर जब वो हमारा हमेशा क्लास के बाद डाउट सेशन रहता है ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन में तो बच्चे वैसे भी पूछ लेते हैं डाउट. तो वी यूज टू गिव कि भाई कोई बच्चा अगर डाउट पूछता है तो हम उसको प्रायोरिटी देके फिर उसके हिसाब से डाउट क्लियर करते हैं. और दैट वाज गुड एटीट्यूड एक्चुअली. मैं ये पूरे जर्नी में सबसे पहले इंटरेस्टेड हूँ पूछने के लिए कि हाउ वाज योर इंटरव्यू एंड यू केम इंटरव्यू शायद से 2 दिन पहले आए थे. एक दिन पहले. तो वहाँ से मुझे बताओ कि उसके बाद इंटरव्यू कैसा रहा, क्योंकि वो मुझे भी जानना है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इन इंटरव्यू. तो सर इंटरव्यू पे जैसे मैं देखता था, पढ़ता था कि डैफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिल्कुल. तो डैफ तो टेक्निकल तो उन्होंने चेक कर लिया था. टेक्निकल पे तो मैं उतना फोकस नहीं किया, पर मेरी कुछ हॉबीज़ थी जो मैं अपने कॉलेज डेज से परस्यू करते रहता था. ओके. सो वो मैंने फिर कैरी ऑन किया कि कॉलेज में मैं म्यूज़िक में था. देन आफ्टर मैं ड्रम सीखा.
फिर एक कहोन होता है, कहोन इज़ अ स्मॉल वुडन परकशन इंस्ट्रूमेंट है, Yes. उस पर बजा के करता है। तो अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो अपने आप को कैसे आप एंटरटेन करोगे, अपने आप इतना कैसे करोगे? तो फिर मैंने वो बीट बॉक्सिंग, वोकल परकशन बेसिकली। पर तुमने अपने डेफ में वोकल परकशन लिखा था। हाँ, मैंने मुझे vocal याद है कि percussion मैंने लिखा तुमको था। स्पेशली कहा था कि वोकल परकशन को ना यूज करके अगर हॉबी पूछी जाए तो यू यूज बीट बॉक्सिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जनरली नो इट बाय द नेम बीट बॉक्सिंग इंस्टेड ऑफ दैट वोकल परकशन, राइट? हाँ सर, बट वो है कि वो थोड़े एजेड है, हाँ। वो मिड एज मतलब 50 सो दे वर नॉट 60, डूइंग दैट हाँ। आल्सो, राइट? तो उन्हें लगा कि ये थोड़ा फंकी जैसा होगा, तो मैंने वोकल परकशन लिखा था। दैट्स आल्सो ओके। तो वहाँ पे इंटरव्यू पैनल पे स्टार्टिंग के मेरे 8 से 9 मिनट तो मेरे हॉबीज़ पे नहीं है। जैसे मैं अंदर गया था तो बीबी स्पॉन्सर का पैनल था मेरा, तो उन्होंने पूछा, सत्यम इतने सारे हॉबीज़, दिस मस्ट बी वेरी एग्जॉस्टिंग। तो बोला, नो सर, ये मुझे फोकस करने में हेल्प करता है। तो बोले अच्छा। सो दे स्टार्ट, मतलब मेरी 3 हॉबीज़ थी। फर्स्ट इन द डूइंग कैलिस्थेनिक्स। तो उन्होंने पूछा ये क्या होता है, उस पर क्रॉस क्वेश्चंस भी थे। तो उन्हें मैंने डॉज नहीं किया, मैंने कैच किया, उन्हें एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये एरिया पे मैं बेस्ट था, ओके। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देन आफ्टर, अच्छा ओके, देन व्हाट इज दिस कैजॉन? एक्चुअली उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, तो आई करेक्टेड सर, इज प्रोनाउंस एट काहन। तो बोले ओके स्पेनिश वर्ड, तो वो था। फिर उसके बाद बोले फिर बीट बॉक्सिंग। अच्छा, व्हाट इज दिस वोकल परकशन? तो बताया कि सर मिमिक। तो ये कैसे इंटरेस्ट आया तुम्हारे में? तो मैंने पूरी जर्नी बताई कि कॉलेज में मैं था, फिर आफ्टर दैट ये, फिर ये। तो बोले अच्छा। तो एक मेंबर थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ओके। कि यार क्या होता है ये। तो बस वो यूपीएससी का उस जगह वो कराना थोड़ी ठीक बात नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। ओके। बट जब मैं जैसे ही इंटरव्यू से बाहर निकल रहा था तो स्वान सर ने मुझे बोला, ओके सत्यम, सम अदर डे वी विल लिसन टू योर बीट बॉक्सिंग। दैट वाज एक्चुअली द पॉजिटिव। सर उस Vibes, टाइम पे मैं डर गया था एक्चुअली। उस टाइम पे लगा यार फिर से, मतलब तो ओके, यू थॉट दैट कि दोबारा से हाँ, दोबारा आना पड़ेगा। तो मैं डर गया पूरा। यस। उस दिन फिर पूरा दिन मेरा खराब ही था, उस दिन पूरा मूड ऑफ था मेरा। पर तुम इसके अदर साइड को नहीं देख पाए कि सम अदर डे, मतलब यू हैव गॉट सेलेक्टेड एंड मे बी सम अनदर डे वी विल मीट, इजंट इट? हाँ सर, हो सकता है। अब रिजल्ट आके पता चला कि चलो अच्छा ही था, पॉजिटिव वे में था वो। सो इंटरव्यू में मतलब मोस्टली हॉबी साइड से था। तुम्हें याद होगा मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बताई थी कि अपने हॉबीज को साइडलाइन मत करना, और लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई करता है, अगर उसके पास में बहुत सारा हॉबीज है तो उसमें 2 बातें होती है कि या तो वो झूठ लिख रहा है और या सच लिख रहा है। तो बड़ा वो टाइम जो है ना उसको यूटिलाइज करने वाला बंदा है कि कहीं ना कहीं वो अपने टाइम को यूटिलाइज करता है, वेस्ट नहीं करता है। सो लेट अस फाइंड इट आउट वेदर दिस हॉबीज आर एक्चुअली, मतलब he is involved in that particular area or not. तो फिर मैंने ये भी बताया था तुमको कि पूछ सकते हैं लोग, उसमें कुछ डिटेल भी पूछ सकते हैं। हाँ सर। लोग लिख देते हैं क्रिकेट, अब बोल दिया कि भाई लेंथ ऑफ द पिच क्या होगा या कुछ और पूछ दिया, वो डिटेल नहीं मालूम होता है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। हाँ सर। तो लिखना वही चाहिए हॉबीज में। बिल्कुल, हॉबीज बहुत अच्छी चीज़ है इंटरव्यू के लिए, और सबसे जरूरी चीज़ है कि आदमी को सच बोलना चाहिए। एक और एक एग्जाम था, उसका मैं इसी को से आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा। एग्जाम था सीआरपीएफ का था, वो असिस्टेंट कमांडेंट। उसमें क्या था कि वो हॉबीज़ के बारे में पूछे, तो व्हाट आर योर हॉबीज़? तो मैं बोला सर मैं म्यूज़िक में हूँ। तो बोले कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? ओके। तो एक चीज़, 2 तरह की हॉबी होती है। एक होती है एक्टिव, जिसमें तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो। एक होती है पैसिव, जिसमें आप नॉलेज गैदर करते हो। तो मैंने उन्हें सीधा बोल दिया था कि सॉरी सर, आई एम मोर इनटू एक्टिव प्लेइंग rather than watching and So you are actually now saying about some active and passive hobbies about. हाँ सर। तो किसी इसके ईएस के अलावा तुम शायद किसी सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए भी गए थे उस इंटरव्यू में? हाँ सर, उस इंटरव्यू में गया था। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग में ही मना कर दिया, क्योंकि फिर इन्फॉर्मेशन वो पूछते जो कि मेरा नहीं है। मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ rather than पैसिवली जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, और वो है। तो वो एक चीज़ थी। तो वो हॉबी अगर होती है तो शायद मुझे लगता है कि पैनल मेंबर इम्प्रेस होता है। नहीं, कई बार क्या है, हम ये बता नहीं सकते हैं कि किन कारणों से वो चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, या हो सकता है कि तुमसे कोई अच्छा बेटर कैंडिडेट मिल गया हो। हाँ सर। और बेसिकली वहाँ के लिए जो तुम्हारा वो जो पर्टिकुलर एग्जाम बता रहे हो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी कम थे। हाँ I सर, hope. 24 सीट्स। हाँ, तो वो भी एक मैटर करता है। खैर कोई भी हो, लेकिन एक बात ये कंफर्म है कि यू हैव टू बी ट्रू अबाउट योरसेल्फ। यस सर। अगर Exactly. आता है तुम्हें तब तुम प्रॉपरली बताओ, नहीं आता है तो जितना आता है उसी वही बताया जाए, ताकि उसमें फिर ट्रैप ना हो जाए कोई, क्योंकि फिर अल्टीमेटली सवाल तो आएंगे, राइट? अब चलते फिर से प्रिपरेशन जर्नी की तरफ। रिवीजन का क्या तुम्हारा स्कोप रहता था? किस तरह से रिवीजन को प्रायोरिटी देते थे? सर रिवीजन
मैं 2023 में मैंने जो आइस मास्टर की शेड्यूल आती थी, टेस्ट सीरीज़ की शेड्यूल स्टार्टिंग में सबसे पहले आ जाती थी, तो मैंने बहुत लोग परेशान, मैं भी पिछले साल 2022 के टाइम में मैं परेशान था कि कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करूँ कौन सा नहीं करूँ, पर इस साल मैंने वो जो शेड्यूल था उसी के अकॉर्डिंग रिवीजन किया। ओके। जैसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट्स कम होते हैं, तो मैं स्टार्टिंग के जो 3 सब्जेक्ट्स होते थे, 3 टेस्ट होते थे, उनको एक साथ ट्राई करता था कि अल्टरनेट डे पे या वैसे मैं रिवाइज करते रहूँ। अच्छा, जैसे टेस्ट का शेड्यूल आया अकॉर्डिंगली तुमने रिवाइज किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हर कोई रिवीजन के लिए पूछता है कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, और मुझे लगता है कि हम भी बताते हैं अलग अलग ढंग से, बट ये स्ट्रेटेजी मैंने अभी जो सुना मैंने, मुझे भी लग रहा है दैट विल बी द बेस्ट वन, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज को बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि कुछ 2-3 सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको मिक्स कर करके सवाल करते हैं, फिर एट द एंड आते 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 फिर वो फुल लेंथ टेस्ट में तब्दील होता है, बदलता है। तो अगर जिसको स्ट्रेटेजी अपनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं और कोई गाइड करने के लिए पर्टिकुलर ऐसा आदमी नहीं मौजूद है, देन यू कैन गो विद दिस वन, कि जो टेस्ट का हमारा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी रिवीजन का अपना सकते हैं, इजंट इट? हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट एक और बात ये है कि टेस्ट सीरीज कितने दिए थे, क्योंकि बहुत सारा टेस्ट सीरीज हो जाता है कई बार, तो सारा टेस्ट सीरीज देना जरूरी है? एग्जाम से कितने पहले तक टेस्ट सीरीज को रोक देना चाहिए, इस बारे में बताओ। सर टेस्ट सीरीज तो स्टार्टिंग से जब कर रहे हो तो पूरा थॉरो फॉलो, कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा लो, जैसे मैंने आईएस मास्टर का उठाया क्योंकि आईएस मास्टर के लेवल थोड़े ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये टेस्ट सीरीज, और उसको अच्छे से शिद्दत के साथ अच्छे से देना। तो उससे क्या होता है कि आपके अपने मिस्टेक्स पता होते हैं, और जो मिस्टेक्स होते हैं, तो जैसे हम लोग जब एग्ज़ाम में मिस्टेक करते हैं तो उसी दिन सॉल्यूशन आता है। तो मेरे पास एक डायरी होती थी, या मैं एक पैड होता था, पेन टैब डिजिटल था, तो मैंने उसका यूज़ किया। तो मैं इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेता था, फिर उस पर मैं अपने रॉन्ग अटेम्प्ट जो मैंने गलती की फिर उसको काटता था, फिर जो राइट अप्रोच था वो करता था, और साइड में मैं लर्निंग्स लिखता था कि इस क्वेश्चन के अगर आए तो मैंने क्या गलती की है, और रिविजन करते टाइम बस वही मैं रिवाइज करता था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिर से ये पॉइंट मुझे लग रहा है कि लेकिन इसके पीछे एफर्ट है। आई शुड से कि ये सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है, बट जो कर रहा होगा उसको समझ में आएगा कि यार टेस्ट सीरीज लिख के आओ, फिर उसमें क्या सवाल आए हैं उसको एक जगह पे सजाना, अरेंज करना भी तो जरूरी है ना। इफ़ यू आर अरेंजिंग इट, इट विल हेल्प यू इन योर रिविजन वर्क। क्यों? अब अरेंज करने के बाद जो गलत हुआ वो भी मार्क किया, और साथ में क्या सही था वो भी वहाँ लिखा, और उससे क्या लर्निंग मुझे लेनी चाहिए मैंने वो भी लिखा। मैंने कहाँ गलती की, क्योंकि वही चीज़ जब प्रेशर में आप आते वो चीज़ रिपीट होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल उसी को ध्यान रखना है कि मैंने। और कितना लास्ट में एग्जाम से कितने पहले तक टेस्ट सीरीज बंद कर दिए थे, या क्या फील होता है इस बारे में? मैं सर लास्ट बस टेस्ट छोड़ा था मैं, क्योंकि उस टाइम पे एक होता है कि मैं बढ़ रहा हूँ, एक पीक आ गई, चलो हाँ इतने स्कोर आ गए, अब ठीक है, अब मैं जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं इधर उधर के जीएस के या तो वो मैं देखता था। तो आप दे सकते हो लास्ट तक, बट फिर अगर वो लास्ट टेस्ट अगर ख़राब हो जाता है तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं बच्चे। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ इतना ठीक है तो इतना पे स्टॉप कर दो, वो आपका बेसलाइन हो गया। अच्छा, साथ में आईएएस मास्टर का जो नोट्स मिलता था क्लास से, उस नोट्स के अलावा जो बुक है आईएएस मास्टर की, उसमें भी बहुत सारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं। सर, तो मेरा एक और सवाल है कि जब ईएस की बच्चा जो तैयारी कर रहा है, कन्वेंशनल सवाल को बनाना कैसा रहेगा प्री से पहले? सर वो बहुत बेनिफिशियल होता है। स्टार्टिंग में लगता है टाइम वेस्ट होता है, बट वो होता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं ऐसे। जैसे आपका डिज़ाइन ऑफ स्लैब आ गया, तो आपको स्टार्टिंग से वो प्रोसीजर पता है। ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं, बस 20 से के स्टेप पूछ देते हैं, चलो फाइंड द AST, आपको सारा ऊपर का डेटा दे देंगे। तो अगर आपको पूरा अप्रोच अगर ध्यान रहे तो आपको मेंस में काफ़ी कम मेहनत लगेगी। बिल्कुल, ये मुझे 2023 का अटेम्प्ट में ये चीज़ फील हुई मुझे। मैं जब प्री का तैयारी करता था, साथ में कन्वेंशनल क्वेश्चन भी कुछ प्रैक्टिस करते रहता था। हाँ, ये मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि स्टूडेंट्स को तो हम कहते ही हैं कि थोड़ा कन्वेंशनल का स्टार्टिंग में आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा क्लैरिटी देता है। नाउ सत्यम इज ऑल्सो सेइंग, और बहुत सारे बच्चों ने भी कहा है, कन्वेंशनल क्वेश्चन बनाने से प्री में भी हेल्प मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है शुरुआत में, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाई की है, जब उस पर कन्वेंशनल आप लेंदी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा रिटेन करने में भी हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को। हाँ, ये भले किया जाना चाहिए कि प्री के 2 महीना पहले आप कम से कम कन्वेंशनल को बनाना छोड़ दीजिए, और थॉरोली पूरा सिर्फ और सिर्फ आप प्री के ऊपर भी फोकस कीजिए। बट अगर पूरा कन्वेंशनल शुरू में एकदम से ही ऑब्सोलीट करके रखेंगे, देन इट्स नॉट गुड, राइट? सो नेक्स्ट वन इज लाइक, ये जो
अभी एक और भी बीच में माहौल चला था कि ज़्यादा पढ़ लो, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लो, कोई एक आध क्वेश्चन के लिए इतने परेशान हो जाओ कि उसके लिए मतलब सपोज यू हैव स्टडीड सम 95% और कुछ 2-3% ऐसे सवाल हैं जो हमेशा आपको तंग करेंगे। उन 2-3% के लिए कितना स्ट्राइव करना चाहिए या क्या करना चाहिए? नहीं सर, जो Do you बेयर get my question? हाँ सर, जो बेयर मिनिमम है वो तो करना है, जो जो हम सबको ही कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है। टेस्ट सीरीज लगाओ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराओ। ये जो एक्स्ट्रा एज होता है वो एक्चुअली एग्जाम में कॉन्फिडेंस देता है, एग्जाम में जाने से पहले कि हाँ मैंने कर लिया है, अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं अटेम्प्ट ले लूँगा। ये वो बस एक एज होता है। बट हाँ, जितना आपको जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं जो वो तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट थॉरो होने चाहिए। जैसे मुझे याद है स्टील मेरा वीक था, तो फिर जब मैं टेस्ट सीरीज देता तो टेस्ट सीरीज में नए नए क्वेश्चंस आते थे, तो मैं उनको छोड़ता नहीं था। अनुराग सर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ये तो करके जाओ, तो वो मैं कर लेता था समाउ। स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट लगता था, टाइम लगता था, बट जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो इतना था कि पेपर 1 से कैसे भी क्वेश्चन आए मैं डील कर लूँगा। ओके। और ये इसके पहले गेट का, ये इसके बाद हुआ था ना, तो गेट का एग्जाम दिए थे कि नहीं? हाँ सर, गेट दिया था। एंड व्हाट वाज दैट? सर गेट में मेरी रैंक 261 थी। ओके। तो उसमें गेट पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। Okay. बस हाँ, 10 दिन पहले मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी। टेस्ट सीरीज तो वो मेंस की जो मेहनत थी, जो भी मैं एसी की कर रहा था, तो उसके फॉलो अलॉन्ग हो गया, उसके साथ साथ बेसिकली ये हमने ऑब्जर्व किया है कि जो भी ईएस का प्रिपरेशन करता है, सिर्फ गेट ओरिएंटेड कुछ टेस्ट सीरीज दे दे तो बहुत हद तक चांसेस रहते हैं कि यू विल गेट द रैंक बिलो 300 और बिलो सम 250 लाइक दैट। सो यू आर आल्सो इन दैट रेंज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फोकस करते हैं उस पर, बहुत सारे नहीं भी करते हैं। बट जिसने भी ईएस का सिलेबस कवर किया हुआ है, अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ही दे दे गेट का, देन ही विल गेट सम गुड रैंक इन गेट ऑल्सो। सो ये जब तुम्हारा रैंक आया 51, ये तुमने खुद देखा या? सर दोस्तों ने देखा था। ओके। दोस्तों में था, तो उन्होंने आया बस रूम पे, तो आके बस वही होता है जो नॉर्मल लड़कों में होता है, आके मारने लगे। मैं बोला क्या हुआ भाई? तो बोले कि रैंक 51। बोले अरे यार सही में? तो बोला हाँ। तो मैं बोला, फिर मैं देखा, फिर मैं रोल नंबर अपना मैच किया, अच्छा हाँ 080 करके पूरा आगे से पीछे से आगे। बोला हाँ मेरा ही है। तो फिर लगा, फिर मैंने घर पे कॉल किया, क्योंकि आप जब मेहनत करते हो सिर्फ आप नहीं करते, आपको पूरा परिवार करता है। बिल्कुल। आपके दोस्त भी रहते हैं। मेरे दोस्त कॉलेज के, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे, मेरा पहला ईयर था ईयर ऑफ प्रिपरेशन। ओके। सेकंड ईयर वाज माय ईयर ऑफ फेलियर। मैं बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, बहुत सारे, तो उनमें सिलेक्शन नहीं होते मेरे। ओके। तो फिर इस साल तो वही सर सेम मिस्टेक, किस्मत पे डाल देना। फिर जब मैंने वो चीज़ अपने पे ली कि नहीं ये किस्मत नहीं है, कुछ तुम्हारे में ही होगा, तो फिर जब मैं 23 का अटेम्प्ट दिया तो लगभग बोल सकते हैं आप ईयर ऑफ सक्सेस, मतलब एग्जाम्स निकले हैं मेरे। दैट इज़ ट्रू। एक्चुअली क्या है, मैं क्लास में हम हमेशा ही कहते हैं, इनफैक्ट मैं अभी किसी भी क्लास में कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे ईएस का करे, वो गेट का करे या किसी भी टाइप का एग्ज़ाम, जब तक कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि वो गलती क्या कर रहा है और उसको ठीक कैसे कर सकता है। नहीं तो फिर लास्ट तक यही होगा कि कभी इसके वजह से मेरी प्रिपरेशन में कमी रह गई, कभी उसके वजह से रह गई। बट यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू वांट टू गेट अचीव समथिंग, इजंट इट? इसी का एक किस्मत के बाद सर एक और मैं इंसिडेंट बता देता हूँ। यूपीपीएससी एई का एग्जाम था सर। ओके। उसमें क्या था, पेपर 1 मैंने दिया, पेपर 2 का भी मैंने दिया था। तो उसमें मैंने रोल नंबर के अपने लास्ट 3 डिजिट बबल करना भूल गया था। ओके। मेरे स्कोर आ रहे थे 520 के आसपास, 500 समथिंग कुछ। तो उस टाइम पे पहले स्टार्टिंग में लगे भी नाम तो कम से कम इंटरव्यू कॉल आएगा मुझे। जब मुझे नहीं आया तो फिर जब मैं अपना एक वो जेरोक्स कॉपी दे, मतलब एक कार्बन कॉपी देते हैं वो, तो उसमें मैंने देखा तो मेरे लास्ट 3 डिजिट थे वो बबल नहीं थे। तो मैं उस टाइम पे बोला यार किस्मत ही नहीं है, बट ऐसा नहीं था। फिर मैंने उसके बाद OMR शीट्स उठाए, मैंने बहुत सारे OMR शीट्स भरे, लगभग 100-150 OMR शीट्स भरे, प्रेशर में भरे। मतलब अगर 3 घंटे का पेपर है तो ट्राई करूँगा कि लास्ट के 15 मिनट में फिल करना। मतलब वो एक ऐसी गलती है जो टेक्निकल से अलग है, हाँ, पर वो गलती भी अगर इंसान कर रहा है, वो भी एग्जामिनेशन मिस्टेक Yes. है, वो भी एग्जामिनेशन प्रेशर में ही आप मिस्टेक Yes. कर रहे हो। वो ऐसा नहीं कि आप किसी बोल दो किस्मत नहीं, तो वो चीज़ मैं फिर अपने पे लिया, तब फिर सीधे चीज़ें जो हैं वो सुधरती चली गई। लास्ट एक सवाल ये रहेगा कि शुरुआत में तुमने खुद से पढ़ाई की, यू आर फ्रॉम गुड कॉलेज ऑल्सो, उसके बाद यू गेट प्रिपरेशन थ्रू द आईएएस मास्टर। तो आईएएस मास्टर के कोर्स करने के बाद में क्या एक्स्ट्रा फील हुआ, हाउ वाज दैट फीलिंग, कि क्या एक्स्ट्रा मिला तुमको? सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, चीज़ें रिलेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कभी होता है कि हम लोग सोम पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, आरसीसी पढ़ रहे हैं,
तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में इसको अलग अलग देखते थे। तो आइस मास्टर में आने के बाद ये तीनों चीज़ रिलेट करके बताते थे। बिल्कुल। RCC ये सब अलग नहीं है, एक ही जैसा है। तो जब रिलेट करके आप पढ़ते हो कनेक्टिंग द डॉट्स, तब आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। इनफैक्ट साथ में फिर रिटेन करना भी आसान हाँ, होता रिटेन है। करना भी आसान होता है। वो आपको लॉजिक समझ में आता है, ये चीज़ अगर लिखी है तो क्यों लिखी है, बिल्कुल। ये फॉर्मूला है, ये आप अंदाज़ा लगा लेते हो, हाँ ये रीज़न हो सकता है इसका। सो सत्यम, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जनरल स्टडीज़ की तैयारी तुमने किस तरह से की? क्योंकि प्री में बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर जनरल स्टडीज़, क्योंकि जनरल स्टडीज़ वाइड बड़ा रेंज है उसका, और उसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं, इको का आ जाता है, फिर मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, फिर मटेरियल साइंस है, ICT है, बहुत सारे हैं। तो इसको एक्यूमुलेट करके वो कैसे मैनेज करे और किस तरह से तैयारी की थी तुमने, थोड़ा सा सारे बच्चों के साथ शेयर कर सकते? हाँ, तो सर स्टार्टिंग में जब मैं ज्वाइन किया था तो उस टाइम में मटेरियल्स मिल जाते थे आइस मास्टर के। तो ICT उस टाइम पे बोला था कि ICT मटेरियल साइंस से ज़्यादा आता है। तो जब मेरा टेक्निकल चलते रहता था तो मैं साथ साथ ICT भी पढ़ते रहता था कुछ। ओके। और कोविड था तो कोविड में भी कि GS तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो मैं बुक से पढ़ते रहता था, उसमें मार्क करता था, उसी में सब कुछ। तो फिर सर ये तो ICT सब्जेक्ट, सेलेक्टेड सब्जेक्ट मैंने ICT पढ़ा, मटेरियल साइंस थोड़ा सा पढ़ा। फिर जब मैं ये वाला अटेम्प्ट दिया था, इसमें था कि अब मैं जब टेस्ट सीरीज़ देने जा रहा हूँ तो मेरा था कि जैसे संडे को टेस्ट सीरीज़ है तो मैं मंडे टू वेडनेसडे मैं मटेरियल साइंस पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर है क्वेश्चंस हैं वो देखूंगा, फिर और भी जितने सोर्सेज हैं उनसे देखूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, मैं मटेरियल साइंस देखूंगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप देखते हो ना तो आपको वो कीवर्ड्स हिट करता है, अगर आप सपोज एक दिन पहले पढ़ रहे हो। तो मैं गया था कि मैं गेसिंग अपना चेक करना चाह रहा था कि मेरा गेस वर्क कैसा है। तो मैं वहाँ जाके सिर्फ अपना गेस वर्क देखता था जब टेस्ट सीरीज़ देता था कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका ये अप्रॉक्स लग रहा है, क्योंकि डिट्टो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वर्ड टू वर्ड आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, वर्ड टू वर्ड आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। सो अदर देन द कोर्स, व्हाट एक्स्ट्रा सप्लीमेंट यू हैव यूज्ड? हाँ, तो सर उसमें ऐसे करंट अफेयर्स के लिए PIB की साइट आती है, कंजन सर ने बताया था कि ये है, इससे देख लो, बहुत है, इससे ज़्यादा फिर तुम कर नहीं पाओ क्योंकि बहुत सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है। फिर एनवायरनमेंट के लिए मैंने सर CSE सिविल सर्विसेज के भी कुछ देखे क्वेश्चन, थॉरो पूरा तो नहीं गया बट ऊपर से। फिर ICT साइंस एंड टेक होता है उसमें, और बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ये सब तो अपने ही कोर्स के होते हैं, तो वो होते चला गया। ओके। क्योंकि ये मैंने इसलिए पूछा था कि जनरल स्टडीज़ को लेके बड़े बच्चे परेशान रहते हैं। एंड हाउ, व्हाट वाज योर नंबर इन प्री? सर प्री में मेरे GS में 92 थे, 91.84 थे, और टेक्निकल पेपर में मेरे कम रह गए थे काफ़ी, 163 थे। सो इट वाज अराउंड 255। 255। ये मतलब मैं लोअर मार्जिन पे सोच रहा था कि काट के मेरे इतने आने चाहिए। मैंने कल ही एक इंटरव्यू लिया और मैंने ये बात कही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है, नंबर कम आने के बाद वो थोड़े होपलेस हो जाते हैं, बट जिनका एटीट्यूड है कि कोई बात नहीं, वी कैन कम्पीट एंड वी कैन गो थ्रू, अगर मैं मीन्स पढ़ाई अगर मैंने ठीक से की है तो ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। इनफैक्ट रैंक 6 ऑल्सो और रैंक 5, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ही ऑल्सो गॉट द मार्क्स अराउंड 255। तो 255 256 के आसपास का मार्क्स रहा होगा एंड ही गॉट अ वेरी नाइस रैंक। सो ऐसा होपलेस नहीं होना है, यू डोंट हैव टू बी होपलेस अबाउट दिस वन, यू ऑलवेज हैज अ चांस, क्योंकि आपने अगर प्रिपरेशन की है ढंग से देन यू ऑलवेज हैव अ चांस, इजंट इट? हाँ सर। सो नाइस टॉकिंग टू यू सत्यम। थैंक यू सर। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू, क्योंकि लास्ट मुझे लगता है इंटरव्यू से जिस एक दिन पहले तुम मिल के गए थे। हाँ सर। और फिर मुझे पता नहीं चल पाया कि whether you got selected or not. So after so many days. So once again, congratulations from Full Ice Master team, and we wish you for a very nice career. What is the last message you'd like to give for your juniors? तुम शिवपुर कॉलेज से पढ़े हो? हाँ, ST शिवपुर से। शिवपुर। तो अपने जूनियर्स को या अपने बैचमेट्स को, जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन सभी को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली फॉर द ES? सर एक छोटी सी एक स्टोरी मैं बताता हूँ, वो मुझे इंस्पायर की थी। मैं कहीं पढ़ा था नेट पे या कुछ, कि एक छोटा सा बच्चा है, उसे कोई चीज़ चाहिए, सपोज उस चीज़ की वैल्यू जो है वो 20 रुपये के आसपास की है, पर उसके पास सिर्फ 15 रुपये है। यस। ठीक है, तो वो दुकानदार के पास जाता है, वो बोलता है कि मेरे पास इतना ही है, तो दुकानदार बोलता है कि नहीं, उसे नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो वो क्या करता है, वो अपना पूरा हाथ पैर मारता है, लोगों से आके हेल्प लेता है, फाइनेंशियल हेल्प लेता है, उसके बाद अपने गुल्लक तोड़ता है, वो जाके रखता है, तब भी उसके 17 रुपये ही हो पाते हैं। पर उसने पूर्ण समर्पण कर दिया, उसने अपना जितने उसके चीज़ें रिसोर्सेज होती है उसने डाल दी। तो वो दया खा के जो दुकानदार है वो उसे देता है कि जाओ, तुमने पूर्ण समर्पण किया है,
तो वही चीज़, अब इस चीज़ को मैं दूसरी तरह से बता रहा हूँ, जो दुकानदार है वो एक तरह से समझिए जो सुपर पावर, जो सुप्रीम पावर है, और आप जो हैं बच्चे, और जो आपको चीज़ चाहिए उसकी वैल्यू, जो कि आपको एफर्ट जो कि देना है, आप नहीं हो वैसे लेकिन आप कोशिश कर रहे हो, तो आप अपना पूरा दो, भले उस लेवल का आप ना दे पाओ, पर आप जब दोगे तो उस जर्नी में आपको वो चीज़ मिल जाती है। दैट को बस पूर्ण समर्पण। दैट्स ट्रू, मतलब होल एंड सॉल वी शुड से दैट कि भाई अपने एफर्ट को पूरा लगाना है प्रिपरेशन करते समय, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं रहने देना हाँ। चाहिए। ये मैं थोड़ा सा और दूसरे अंदाज में बोलता हूँ कि भाई मान लो सामने वाला तो पत्थर है, तोड़ना है तुम्हें, यू अप्लाई, मतलब पूरा एक एफर्ट लगाओ, पूरी ताकत लगाओ, दो बात होगी, या तो सामने वाला टूट जाएगा या तुम्हें पता चल जाएगा कि इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू क्रैक दैट वन। नहीं सर, टूटेगा सर, टूटेगा टूटेगा पक्का। See, टूटेगा सर। that attitude is actually better than mine words, right? So thank you once again Satyam, many congratulations, or we wish you for your future career. Thank you very much.